हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मचर्य। जैसे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है ब्रह्म और चर्य या चर्या, जिसे हम दिनचर्या के लिए प्रयोग करते हैं। जब हम ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है जीव की विशिष्टताओं से ऊपर उठ करके जो जीवन है उसे हम ब्रह्म कहते हैं, और जो सर्वोच्च है, जो परमात्मा है, उसे हम पर ब्रह्म कहते हैं। जीव का जीवन का एकमात्र उद्देश्य ब्रह्म की अनुभूति है, क्योंकि अगर हमें जन्म मिला है तो जो हम सबसे बेहतर स्थिति तक जा सकते हैं वो ब्रह्म है। जिस अनुभूति तक हम जा सकते हैं वो ब्रह्म है। अक्सर लोग ईश्वर को पाना एक क्रिया में तब्दील कर देते हैं, या ईश्वर को पाने का प्रयास कुछ इस तरह से करने लगते हैं जैसे कि वो कोई पाने की विषय वस्तु है, जबकि वह अनुभूति की विषय वस्तु है। दोनों में डिफरेंस है। आज हम यहाँ पर ब्रह्मचर्य को समझेंगे और श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एवं महात्मा गांधी ने इसके संदर्भ में किस तरह के विचार प्रस्तुत किए। साथ ही ये जो हमारे एंशियंट आइडियोलॉजिकल टर्म्स हैं उनको वेस्टर्न सोसाइटी और मेडिकल साइंस दोनों ने अप्रूव किया है। जैसा कि हम महात्मा गांधी के बारे में ये बात जानते हैं कि वो किसी को सलाह देने से पहले खुद उस पर अमल करते थे। एक कहानी हम सब ने सुनी होगी कि एक माँ अपने बच्चे को ले जा करके गांधी जी के समक्ष लेकर उपस्थित होती हैं और बताती हैं कि उस बच्चे को ज्यादा चीनी या मीठा खाने की आदत है जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ऐसे में वो गांधी जी से चाहती थी, क्योंकि लोग गांधी जी की बात मानते थे, उन्हें आदर्श मानते थे, तो वो माँ चाहती थी कि गांधी जी उनके बच्चे को इस बात के लिए मना करें कि तुम्हें मीठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने उस महिला से कहा कि वो एक हफ्ते बाद आए, और जब एक हफ्ते बाद वो महिला उनके पास वापस आई अपने बच्चे को लेकर के, तो गांधी जी ने यही सलाह उनको दी कि मीठा खाना गलत है, और बच्चे को समझाया कि जरूरत से ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। इस बात पर वो महिला चौंक गई और उन्होंने ये बात पूछा गांधी जी से कि एक हफ्ते पहले जब मैं आई थी तब भी ये बात आप इस बच्चे को बता सकते थे, तब आपने क्यों नहीं बताया और मुझे एक हफ्ते बाद क्यों बुलाया। गांधी जी का जवाब बहुत ही सहज, सरल और सीधा था। कि आज से एक हफ्ते पहले तक मैं खुद भी चीनी खाता था, चीनी का सेवन करता था, इसीलिए मैं इस बच्चे को
किसी भी तरह की सलाह दे पाने की स्थिति में नहीं था। क्योंकि अब मैंने छोड़ दिया है, तो अब मैं बच्चे को सलाह दे सकता हूं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मनसा वाचा कर्मणा, जब हम किसी को सलाह देने निकलें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि या पूरी तरह से उस बात को अपने जीवन में अमल किया जाए, या फिर आंशिक रूप से उसकी उपलब्धता हमारे जीवन में हो, तभी हमें उस दिशा में निर्णय लेना है। इसी क्रम में गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, हालांकि कुछ कारणों से वो विवाद में रही, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, लेकिन ब्रह्मचर्य के विषय में काफी कुछ कहा गया। अब ये किताब स्वामी विवेकानंद जी की लिखी है। एजुकेशन पर उनके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। ह्यूमन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्सुअलिटी। जैसा कि भगवान बुद्ध ने विभिन्न प्रयोगों के बाद ये बात कही थी कि हमेशा मध्यम मार्ग का चयन किया जाना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति जब जीवन में होगी तो वह अपने आप विनाश लेकर के आती। ऐसे में जीवन के महत्वपूर्ण आयाम, जिन्हें संतुलन के साथ लेकर के यदि आगे नहीं चला जाएगा तो वो संभवतः गंभीर दुष्परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि बाजार में तथाकथित ऐसे दो नंबरी फर्जी गुरु या फर्जी टीचर्स या फिर फेक इम्पोस्टर्स आ चुके हैं, जो लोगों को ज्ञान के नाम पर दिग्भ्रमित करते हैं, अर्थात उनके दिशा का भ्रम पैदा करते हैं। यहां से यहां जाने का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, पर वो आपको ऐसे 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 जाना बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनका अपना व्यक्तिगत फायदा है और इसीलिए वो दिशा भ्रम पैदा करते हैं। इसी कंटेक्स्ट में ब्रह्मचर्य को लेकर के ये समझने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य और सीमेन रिटेंशन दोनों में डिफरेंस है। कई बार लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, हालांकि काफी हद तक इनमें एक तरह का अलाइनमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसको मोशन में लाने के लिए एक लेवल पर पुश की जरूरत होती है। अगर एक बार वो मोमेंटम में आ गया तो फिर हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप एक स्पीड मेंटेन करके निकल जाएगा। लाइफ में भी ठीक इसी तरह की परिस्थिति देखने को मिलती है। अगर हम एक ट्रायंगुलर एस्पेक्ट में समझें तो जो
एनर्जी है वो दो तरह से काम करती है। पहला अपवर्ड फ्लो, दूसरा डाउनवर्ड फ्लो। एक लंबे समय से, जब एक लंबे समय तक एक ही दिशा का लगातार अनुसरण किया जाएगा तो उसी दिशा में एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, उसी मोमेंटम के साथ सारा काम होता चला जाएगा। अब ये चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ऊर्ध्वगामी हो या अधोगामी हो, अगर किसी एक पर्सन ने लंबे समय तक अपनी एनर्जी फील्ड्स को ऐसे क्रिएट कर दिया है कि वो अप साइड को जा रही है, तो अल्टीमेटली फिर वो एक फ्लो में, एक मोमेंटम में आ जाएगा। तो किसी भी, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसका जो इनिशियल फेज है वो किस पे डिपेंड करेगा? पूरी तरह से सीमेन रिटेंशन पर डिपेंड करता है। तभी जो एनर्जी फ्लो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हमारे यहां जीवन को 4 खंडों में बांटा गया। जो पहली अवस्था थी उसे ब्रह्मचर्य कहा गया। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर गृहस्थ कहा गया, फिर आगे वानप्रस्थ कहा। उसका रीजन क्या था? ये जगहें बदलने का नाम नहीं था, हमारी आंतरिक मनोदशा और परिस्थितियों को बदलने का नाम था कि धीरे धीरे जैसे जैसे हालात बदलेंगे उस तरह से परिस्थितियां हमारी जीवन की बदलती जाए। समझने वाली बात यह है कि अगर ईश्वर ने हमें जीवन दिया लेकिन किसी प्रकार का कोई मैनुअल नहीं दिया, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपके पास एक प्रकार का विशिष्ट मैनुअल होता है कि आप कैसे असेंबल करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या करेंगे, वो सारा आपको बताया जाता है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में, ह्यूमन के टर्म्स में हमारे पास कुछ भी नहीं। तो एक बड़ी भूमिका धर्म निभाता है जो ये बताता है कि क्या करें और क्या ना करें। अगर उसके भी पीछे जाएंगे तो धर्म में बताई गई अधिकांश चीजें साइंटिफिक टेम्परामेंट की। ये एक अलग बात है कि समय के साथ धीरे धीरे एक अंधविश्वास की स्थिति हो गई, एक किंवदंती बन गई, और धीरे धीरे लोगों ने किसी भी नॉर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, और वहां से फिर धर्म बदनाम होने लगा। नहीं तो धर्म जीवन जीने की एक सम्यक कला सिखाता है, और अध्यात्म जीवन का उत्कर्ष सिखाता है। सबकी अपनी एक अलग महत्ता है। फिर मानवीय परिवेश में जहां मानव है वहां संघर्ष होगा। तो जब लोग संघर्ष को नहीं संभाल पाए तो वो धर्म बनाम अध्यात्म ही हो गया और एक दूसरे से ही उलझ पड़े, जबकि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक इंटरनल है तो दूसरा एक्सटर्नल है। अध्यात्म अगर पूरी तरह से इंटरनल से डील करता है तो धर्म आपको एक्सटर्नल चीजें काफी हद तक बताता है। और दोनों का जो रियलाइजेशन है, जो टॉप है, दोनों का एक है, चाहे वो धर्म के रास्ते से जाइए चाहे अध्यात्म के रास्ते से जाइए, चाहे आप कर्म मार्ग से होकर जाएं, चाहे आप ध्यान मार्ग से होकर के जाएं, चाहे आप ज्ञान मार्ग से होकर जाएं, पहुंचता हर व्यक्ति वही है। भक्ति का भी जो अंत है वो वही है, अध्यात्म में जो ध्यान का मतलब है वो भी वही है। हम सब पहुंचेंगे एक ही जगह पर। वो जो डेस्टिनेशन है, ये जो टॉप नॉच डेस्टिनेशन है, वो सबकी एक ही है, और हर व्यक्ति के लिए विधि अलग काम करती है, जैसा उसका आचार विचार व्यवहार। तो एक लंबे समय में आपका जैसा एनर्जी फ्लो है वैसा बन जाएगा। इसके विपरीत, जिसे आप कहते हैं कोई व्यक्ति पतित है, घटिया है, वर्थलेस है, बुरा है, नीच है, कुकर्मी है, जितने भी तरह की गलत शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये इन लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये इनकी एनर्जी डाउनफॉल पे है। एनर्जी
डाउनफॉल होने की वजह से इन लोगों का जो आचरण होगा वो हमेशा झूठ और मक्कार से भरा होगा। क्यों? क्योंकि इनकी बाध्यता है कि ये अपनी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमाओं का अतिक्रमण अनिवार्य रूप से करेंगे, क्योंकि इनमें नियंत्रण की अवस्था नहीं पाई जाती। यही एक सामान्य सा फर्क है जो इनमें और इनमें देखने को मिलता है। यहां कंपल्शन नहीं पाया जाएगा, यहां किसी तरह का कंपल्शन नहीं होगा। यहां कंपल्शन है, तो जहां पर कंपल्शन है और उस चीज को पूरा करने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर मनसा वाचा कर्मणा की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ये व्यक्ति झूठ बोलेगा ही बोलेगा। ये अपने कर्मों से कहीं ना कहीं बंधन में या बाध्यकारी अवस्था में बंधा हुआ है। ये डिफरेंस होता है। इसीलिए लोगों ने हायर स्टेट अचीव करने की बात कही है। अगेन हम देख रहे हैं पावर ऑफ कंटिनेंस, जिस पर श्री रामकृष्ण ने कुछ डिक्लेरेशंस दिए हैं। अब यहां पर यह समझने वाली बात है, एक होता है एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। तीसरा होता है मॉन्क या सेज। सबकी अलग अलग कैटेगरी है। जब हम एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी स्पेसिफिकली डिजाइंड है नेचर के द्वारा कि ये अल्टीमेटली नीचे को जाएगी। ऊपर को जाने के लिए मेहनत लगती है, ये नीचे अपने आप जाएगी। जैसे आप कहेंगे कि किसी की आलोचना करना हो, बुराई करना हो, कुछ गलत करना हो, इसके लिए ह्यूमन ट्रेंड है। इसीलिए पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है। या यहाँ की जो परिस्थितियां जिसे आप कलयुग कह रहे हैं, यहाँ लोग ट्रेंड है नीचे की तरफ जाने को, गलत काम करने को। ऊपर की तरफ जाने पर काफी ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे में जो एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य की बात है, तो उसके लिए अपनी बॉडी को बेंड करना, उस हिसाब से मोल्ड करना, उतनी पावर जनरेट करना बहुत आसान काम नहीं होता। बहुत लंबे समय तक एक साधना लगती है खुद को साधने में। शरीर से ज्यादा अपना मन और मस्तिष्क साधना होता है। तो लोग उसे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, गृहस्थ में चले जाते हैं, उसी चीज को एक संतुलन में ले आते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि सेक्सुअल एनर्जी में पाश्विक प्रवृत्तियों से आजाद होना, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज से बाहर जाना। क्योंकि मनुष्य में एक जानवर निहित है, और जो लोग अपने को काबू नहीं रखते, जिनकी हमने बात किया था, जो डाउनफॉल पे होते हैं, उनका जीवन हमेशा सफरिंग से भरा होता है। अक्सर हम इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा मौज कर रहा है। ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में उसके जीवन की दुर्दशा है, ध्यान से देखने की जरूरत है। वो व्यक्ति तो खुद में दया का पात्र मिलेगा। अगर ऐसा होता, फ्रीडम के नाम पर अगर सिर्फ बॉडीली फ्रीडम काम आता, तो वेस्टर्न कंट्रीज सबसे ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे होती। लेकिन ऐसा नहीं। हमारे देश में जो संस्कृति है, जो समाज है, वो बहुत सोच समझ के बना है। यहाँ पर जिस तरह का मैरिटल कल्चर है, वो एक लंबे समय में डेवलप किया था और बहुत सोच समझ के डेवलप किया गया था। हालांकि वर्तमान में वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। वेस्टर्न कंट्रीज में बॉडीली फ्रीडम होने के बावजूद अधिकांश लोग डिप्रेशन, एंजाइटी,
और भी ना जाने कितने तरह की जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो लेते रहते हैं। अगर बॉडीली फ्रीडम मिल गया तो उसके बाद तो खुशी मिल जाना चाहिए था, सेटिस्फैक्शन मिल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये विपरीत है। वासना कभी भी शांति नहीं दे सकती, ये समझने वाली बात है। लस्ट के थ्रू आप कभी भी हैप्पीनेस गेन नहीं कर सकते। हमारे दर्शन में, शास्त्र में, धर्म में प्रेम मार्ग की व्याख्या है, उसका यही एक कारण है। प्रेम मार्ग आपको सत्य की तरफ लेकर जाता है। प्रेम मार्ग आपको ऊंचाई की स्थिति तक लेकर के जाता है। इसके विपरीत जब वासना की तरफ व्यक्ति का झुकाव होगा तो वो सिर्फ पतन दे सकता है, क्षणिक रूप से सिर्फ कुछ खुशियां दे सकता है। अगेन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य लगातार 12 साल तक, कितना, लगातार 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य में रहता है तो उस व्यक्ति की मेधा नाड़ी, नर्व ऑफ इंटेलिजेंस खुल जाती है। ईश्वर ने हम सबको कुछ नाड़ियां दी हैं, अब उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, ईड़ा पिंगला और बाकी चीजों पर। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक, इसीलिए जो बच्चों के पढ़ाई का जो एक समय है, लंबे समय तक उन्हें एक स्पेसिफिक जोन में रखने की बात कही जाती है, जिससे कि उनका इंटेलिजेंस ग्रो कर पाए। वेस्टर्न कल्चर ने इसके विपरीत हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्पॉइल किया है, हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसको स्पॉइल किया है, और हमारे देश के मार्केट में पेनिट्रेट कर गए हैं ड्यू टू इकोनॉमिक एरा। तो अगर 12 साल तक या जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जितना हो सके बच्चे को लस्ट से दूर रखा जाए तो उसकी मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जिसे हम नर्व ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसे बच्चों का दिमाग बहुत तेज पाया जाता है, कुशाग्र बुद्धि। फिर से मैं कहूंगा, हमारे मार्केट में कुछ गधे किस्म के गुरु प्रचलित हो गए हैं। मैं माफी चाहूंगा, गुरु शब्द बहुत बड़ा होता है, यूं ही किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ मूर्खानंदन है, तथाकथित रूप से समाज में प्रसिद्ध हैं और समाज को एक गलत दिशा देने का काम लगातार करते हैं। क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है जो लस्ट के थ्रू कुछ अचीव करने की बात कर रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेद, शास्त्र, धर्म जो बातों को कह रहे हैं उससे परे जाकर के वो उन चीजों की व्याख्या कर रहे हैं और थ्रू लस्ट कुछ फाइंड आउट करने का दावा कर रहे हैं, जो अपने आप में गलत है। बशर्ते समाज में रोकने की ताकत नहीं होगी लोगों के पास, लेकिन गलत और भ्रामक जानकारी समाज में नहीं होनी चाहिए। लस्ट के थ्रू आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, वो एक सेंसेशन है, एक टेम्पटेशन है, एक बॉडीली रिक्वायरमेंट है, एक एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है। आई एम नॉट सेइंग कि उधर जाना है कि नहीं जाना, यहां बहुत ध्यान से समझना है। जाना है कि नहीं जाना मॉरलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा, किसके साथ जाना है ये लॉ का क्वेश्चन हो जाएगा, किसके साथ रह सकते हैं नहीं रह सकते ये सोसाइटी का क्वेश्चन हो जाएगा। अलग अलग टर्मिनोलॉजी में, अलग अलग परिस्थिति और हालात में उसको अलग ढंग से देखा जाता है। अगर हम सारी चीजों को एक किनारे कर दें और सिर्फ ये समझने का प्रयास करें कि यहां पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियां बनती हैं, जैसे या तो कोई व्यक्ति बिल्कुल ना जाए, या कोई व्यक्ति मध्यम मार्ग में रहे, अपनी जरूरतों को समझे और जरूरतों के अनुसार जाए, तीसरा वो उसमें इतना डूब जाए कि अपनी सारी सीमाएं तोड़ बैठे या मानसिक रूप से अपना पतन कर बैठे।
मेंटल करप्शन बहुत भयंकर होता है। दिक्कत यहाँ पर आती है, एक बार फिजिकल जो कहते हैं ना, अगर कोई आपका मन गंदा कर रहा है तो उस व्यक्ति से तत्काल प्रभाव से सावधान हो जाना चाहिए। अपने मन को गंदा करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए, और जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो आपका सिर्फ और सिर्फ शत्रु है और कोई नहीं। यदि वो व्यक्ति आपके मन को मलिन कर रहा है, गंदा कर रहा है, उसमें कलमश डाल रहा है, तो व्यक्ति आपका मित्र कभी नहीं हो सकता, वो शत्रु है। समझने वाली बात। तो 12 साल में नर्व ऑफ इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल ब्लॉसम। क्योंकि जब आपका इंटेलिजेंस लेवल एक्टिवेट होगा तो आपकी जो समझने की क्षमता है वो अपने आप विकसित हो जाएगी। आपकी जो समझ है वो गहरी हो जाएगी, औरों से ज्यादा और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। His understanding will become capable of penetrating and comprehending the subtlest ideas. ऐसे विचार भी उस व्यक्ति के मन में आ सकते हैं या लगातार आएंगे, जो विचार अपने आप में विलक्षण प्रतिभा को दर्शाते होंगे, या फिर दूसरे व्यक्तियों को अक्सर ऐसा लगेगा कि हमारे मन में ऐसे विचार क्यों नहीं आते। उस व्यक्ति के मन में ऐसे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि उसने नर्व ऑफ इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने के लिए अपनी जो ऊर्जा है उसको ऊर्ध्वगामी रखा है। With such an understanding, man can realize God. और यही रास्ता एक लंबे समय में ब्रह्म की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, समाज में इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि थ्रू लस्ट कुछ अचीव किया जा सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके पीछे की उनकी जो मंशा है वो है पावर और सेक्सुअलिटी, सोसाइटी के दो सबसे ताकतवर हथियार हैं जिनका उपयोग करके वो अपने लिए रास्ते बनाते हैं। और चूंकि लोगों को लस्ट की तरफ लाना है अपना काम निकालने के लिए, क्योंकि किसी से कनेक्ट होने का भी एक बहाना चाहिए। अगर आप सच्चाई से जुड़ेंगे तो आपसे बहुत कम लोग जुड़ेंगे, और इसीलिए जो लोग सच बोलते हैं उनके आसपास आपको भीड़ नहीं दिखेगी। वो या तो अकेले चलते हैं या बहुत छोटे ग्रुप के साथ काम करते हैं। और झूठ बोलने वाले लोगों के पास एक लंबी सेना आपको हमेशा मिलेगी, क्योंकि वो सबको मैनेज कर रहे होते हैं, इसीलिए उनके पास सपोर्ट सिस्टम ज्यादा होता है। गॉड कैन बी अटेन्ड ओनली, स्पेसिफिकली मेंशन है, गॉड कैन बी अटेन्ड ओनली, कोई और रास्ता नहीं है, थ्रू अ प्यूरिफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टाइप। अगेन प्यूरिफाइड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लोग वासना के माध्यम से भी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बता देते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जो भी लोग गुरु होते हुए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, वो अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा है अपने निजी हितों और स्वार्थों की पूर्ति। तो यहां पर ये समझने वाली बात है। चैस्टिटी इन थॉट, वर्ड एंड डीड। अगेन सिंपल भाषा में बात किया जाए, मनसा वाचा कर्मणा। अपने विचारों को अगर हम एक इमेजिन करें, एक ऐसा कांच का इमेजिन करिए, उसमें ट्रांसपेरेंट वाटर भरा हुआ है, तो वो आपको व्हाइट दिखेगा। ये हमारे मस्तिष्क की स्थिति है। और यदि इसमें हम अलग अलग रंग डाल दें तो वो पानी कैसा दिखेगा? गंदा दिखेगा। ये कांच का जार है, एक में ट्रांसपेरेंट वाटर है। ट्रांसपेरेंट वाटर का मतलब क्लियर माइंड, आपका ये दिमाग एकदम साफ सुथरा है। अब इसी दिमाग में आपने अलग अलग तरह के पानी डाल दिए, काला, लाल, पीला, हरा, नीला। अब वो कैसा दिखेगा? वो जार गंदा और अजीब सा दिखेगा।
ठीक यही होता है जब हम थॉट के लेवल पर अलग अलग इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं अपने अंदर डालते चले जाते हैं, तो ये जो हमारा मस्तिष्क है ये सही तरह से काम नहीं करता। अक्सर आप पूछेंगे कि कुछ लोग औरों से ज्यादा बेहतर, तेज और दूर तक देख सकते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने मन और मस्तिष्क को गंदगी से रहित रखा है, जिसे हम कल्मश कहते हैं, जिसे हम मलिनता कहते हैं। जब भी विचारों और भावनाओं के स्तर पर हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में मलिनता आएगी, तो जो हमारे देखने की क्षमता है वो सबसे पहले प्रभावित होती है। हम चीजों को सही ढंग से नहीं देख पा रहे। अब अगर एक ट्रांसपेरेंट वाटर है तो आप आर पार क्लियरली देख रहे हैं। अब एक गंदा पानी हो, उसमें अलग अलग चीजें पड़ी हैं, इधर उधर है, तो आप कैसे देखेंगे? इसीलिए अक्सर कई बार लोग कहते हैं, जैसे भगवान बुद्ध को मारने के कई बार प्रयास हुए। कभी किसी ने एक मदमस्त हाथी छोड़ दिया, हालांकि कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पास जाके वो भी शांत हो गया। क्योंकि जो लोग ब्रह्मचर्य में लंबे समय तक रहते हैं या पालन करते हैं, आप उनके आसपास जाएंगे तो आपको शांति महसूस हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ध्यान देने वाला है। अगर आपने अपने मन में कुछ रखा है वो एक अलग बात है, कि आप कुछ और सोच के जा रहे हैं, आपको कुछ और महसूस हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य में रहे हैं, जो वास्तविकता में साधक हैं, गुरु हैं, अगर आप उनके पास थोड़ा समय बिताएंगे तो आपको परम शांति का अनुभव अपने आप होगा। आपको ये महसूस होगा कि वहां जाने के बाद आपका मन शून्य पर चला गया। जो आपकी बेचैनी है, जो भाग दौड़ है, जो पागलपन है, जो आपको परेशान कर रहा है, आप ऐसे व्यक्ति के पास केवल थोड़ी देर बैठिए, उसकी बातें सुनिए, 10 मिनट 15 मिनट बिताएंगे तो आपको पता चलेगा आपका मन एकदम शांत है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति के पास उस परम शांति का एक हिस्सा है, वो तत्व आपको महसूस होगा। हाँ, अब कुछ और इरादा लेकर जाएं, आपको कुछ और महसूस हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको सिर्फ ऐसे व्यक्ति से शांति महसूस हो सकती है और कुछ भी नहीं महसूस होगा। यदि आप अपने मन में या मस्तिष्क में उत्तेजना भरकर जा रहे हैं तो फिर आपको कुछ और लग सकता है, वो फिर आपकी बनाई समस्या है, वो मनोवैज्ञानिक समस्या हो गई। लेकिन अगर आप वास्तविकता में शांति से जाकर के बैठेंगे तो आपको परम शांति का वो जो तत्व है उसका आभास, उसकी झलक मिल जाएगी, जो शायद कहीं भी ना मिले। ये फर्क होता है। उसको हम आजकल की भाषा में ऑरा कह देते हैं या कुछ और कहते हैं। अलग अलग व्यक्तित्व का फर्क है। तो हाथी भी अक्सर भगवान बुद्ध के पास जाकर के शांत हो जाते थे, जबकि जंगली स्वभाव के जो जानवर हैं वो इतनी जल्दी शांत नहीं होते। लोगों ने पत्थर गिराने की कोशिश की, कई बार प्रयास किए, हालांकि वो समय के साथ चीजें होती रहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक वो खाना जो हम खाते हैं भौतिक तौर पर, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो सात्विक हो, क्योंकि हर चीज का एक सम्यक असर हमारे ऊपर आता है। दूसरा, जो भी हमारे मस्तिष्क का भोजन है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि संगति का असर, संगति के असर की जरूरत क्यों होती है? सोचने वाली बात है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिन लोगों के आसपास आप रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुबह से रात तक अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, अगर वो लोग सिर्फ शब्दों में जहर लेकर के घूम रहे हैं तो वो सब आपके अंदर जाएगा। और यदि वही उनके पास सकारात्मकता है, वही उनके पास एक लेवल पर चीजों को संभालने का सामर्थ्य है और सही दिशा दिखाना उनकी नियत है, तो वही शब्द आपके लिए अमृत का काम करेंगे। निर्भर करता है कि आपके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति शब्दों के माध्यम से आपको अमृत दे रहा है या शब्दों के माध्यम से जहर दे रहा है। अगर धीरे धीरे भी शब्दों के माध्यम से जहर दिया जाए तो धीरे धीरे वो मात्रा बड़ी हो जाती है और लंबे समय में वो इम्पैक्ट करेगी और लोग टॉक्सिक हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। कभी ध्यान से सुनिए, जो लोग ज्यादा लोगों के बारे में गंदा बोलते हैं, आलोचना करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप पाएंगे कि वो अपने निजी जीवन में बेचैन हैं, खुश नहीं हैं, अपने आप से असंतुष्ट हैं, अपने होने से ही परेशान हैं,
इसीलिए वो दूसरों के बारे में गंदा बोलकर उसकी पूर्ति कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य की खासियत क्या है कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी में खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी को ओजस कहा गया है, ये ओजस में कन्वर्ट हो जाता है। और शरीर के संदर्भ में एक कंटेक्स्ट में एक बात आती है वज्रवा, मतलब सामान्य तौर पर अगर आप ऐसे व्यक्ति के शरीर को छुएंगे तो उसे ना तो कुछ महसूस होगा, ना उसे कुछ आभास होगा, ना उसे उस तरह की चीजें किसी भी तरह से एनर्जी वाइज फील होंगी। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो अब स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफर हो चुकी है। तो ऐसे पर्सन को आप देखेंगे वो हमेशा शांत मिलेगा, और अगर आप उसे छुएंगे भी तो आपको भले किसी चीज का फर्क पड़े, उसे उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिफरेंस देखने को मिलता है, इसी के कंटेक्स्ट में बात कही गई है कि सबसे हाईएस्ट वर्च्यू क्या है कि जो भी आदमी और औरत ओजस में कन्वर्ट करके अपने ब्रेन में स्टोर रखते हैं वो औरों से बेटर फंक्शनिंग कर सकते हैं। द चैस्ट ब्रेन हैज ट्रेमेंडस एनर्जी एंड जिजेंटिक विल पावर। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ लोगों में ऊर्जा ज्यादा होती है, वो काम करते रहते हैं, हमेशा बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, चीजों में लगे रहते हैं। वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी यहीं से सेव करने से आ रही है। जब आप अपनी वाइटल एनर्जी सेव करेंगे तो अल्टीमेटली फिर आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मॉडर्न मेडिकल टर्म्स में बात किया जाए तो आपको जितने भी नर्व, मस्कुलर टिश्यू या पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अल्टीमेटली कम हो जाती हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को एक लेवल पर सेव कर रहे होते हैं। इस कंटेक्स्ट में मॉडर्न मैन कह रहा है या उसको जो एंशियंट नॉलेज है उसको सपोर्ट कर रहे हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के द्वारा कि हाँ जो ये कहा जा रहा है वो सही है। This life of man carried back and diffused through his system makes him manly, strong, brave and heroic। मतलब जो लोग लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहते हैं आप पाएंगे कि उनमें डर का भाव दूसरों से कम होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर हमारा एक इनबिल्ट फीचर है ह्यूमन में, वो सब में होता है, लेकिन औरों के मुकाबले वो विपरीत, कठोर एवं विषम परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं वो एफिनिएट, वीक हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो सोचने समझने और काम करने का प्रोसेस है वो कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि ये एक तरह से आंतरिक रूप से तोड़ने का काम करता है। अगर एक्सेस लेवल पर जाएगा तो इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, और लगातार एक तरह की परिस्थितियों में बने रहने से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इरिटेशन जनरेट होता है, नर्वस सिस्टम पे असर होता है, एपिलेप्सी देख सकते हैं, इनसेनिटी, पागलपन पैदा होता है, यहां तक कि कई बार डेथ भी हो सकती है। सिंपल वे में इसीलिए कहा जाता है कि पहले हम ये तय करें कि हमें किसी चीज की जरूरत है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम उस पर अपना समय क्यों खर्च कर रहे हैं? और किसी भी तरह के सेंसेशन,
टेम्पटेशन, एक्सपीरियंसेस के नाम पर हम अपनी लाइफ का एक कीमती हिस्सा किसी को क्यों दें, जब खासकर हमारे पास एक लार्जर टर्म्स में गोल है कि यहां तक हमें पहुंचना है, ये काम करना है और उस काम को पूरा करना ज्यादा जरूरी है, तो हम अपने को किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में क्यों डालें। उस डिस्ट्रैक्शन के माध्यम से लोग हमें जानबूझकर दिशा भ्रम पैदा करने का काम करेंगे, हमारे साथ एक तरह का भ्रम पैदा किया जाएगा। क्योंकि लोगों को किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ना होता है, तो कई बार लोग ऐसे माध्यमों का प्रयोग भी करते हैं। किसी को बाह्य तौर पर तोड़ना मुश्किल होता है तो लोग आंतरिक तौर पर तोड़ने का प्रयास करते हैं। पहले वो एक हद तक भावनाओं को महसूस कराएंगे, जैसा कि हमारी फितरत है, जैसी हमारी प्रवृत्ति है और जैसी हमारी डिजाइनिंग है। समझने की बात है, आप मेल या फीमेल पैदा होने के साथ एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी लेकर के पैदा होते हैं, लेकिन जो आपके अंदर के फीचर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग है, वो भगवान ने सेट करके भेजी है कि मेल फीमेल में हार्मोनल साइकिल्स का डिफरेंस कितना होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करेगा, किसको एग्रेशन ज्यादा होगा। मेल है तो एग्रेसिव होगा, मैस्कुलिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी है तो एज पर कंपेयर टू मेल थोड़ा कूल काल होगा, लेवल ऑफ पेशेंस ज्यादा होगा, क्योंकि 9 महीने बच्चे को कैरी करना होता है। एनीवेज, अलग अलग रीजंस हैं, तो मेल और फीमेल के कुछ अपने जो डिफरेंसेस हैं वो लेकर के लोग आते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अब इसमें जो फीचर्स हैं, आसक्ति जिसे बंधन कहा है, वो कैसे काम करती है। आज आप किसी से आधे घंटे बात करिए, कल आपका 1 घंटे बात करने का मन करेगा, परसों 1.5 घंटे बात करेंगे, उसके बाद 2 घंटे करेंगे, उसके बाद 3। अल्टीमेटली क्या है, वो हमारे थॉट प्रोसेस को, वो हमारे इमोशंस को, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को, वो हमारे इमेजरी ब्रेन प्रोग्रामिंग को, हर एक चीज को एक दूसरे से जोड़ता चला जाता है। इसीलिए गलत व्यक्ति से जुड़ने से बेहतर है कि अकेले रहना, और यदि कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो उससे फिर जुड़ने में कोई संकोच नहीं, उससे आराम से जुड़ा जा सकता है। लेकिन गलत व्यक्ति से किसी भी कीमत पर नहीं जुड़ना, क्योंकि प्रोसेस सेम है। आज थोड़ी बात की, थोड़ा आगे बढ़े तो वो धीरे धीरे एक आसक्ति पैदा करेगी, वो धीरे धीरे एक बंधन में तब्दील होगा, और वही आसक्ति और बंधन धीरे धीरे मोह में बदलेगा, और वही आसक्ति बंधन मोह किसी भी व्यक्ति को आंतरिक रूप से बर्बाद करने के लिए काफी है। इसीलिए आए दिन आजकल जो नई जनरेशन है वो रिलेशनशिप डील नहीं कर पा रही, ब्रेकअप से उबर नहीं पा रही, या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? वो सारी चीजें एक एक्यूमुलेशन के फॉर्म में पेन जनरेट करेंगी। हर एक छोटी 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 घटना इकट्ठी होती जाएगी, मानस पटल पर घटित होने वाली, भावनात्मक स्तर पर घटित होने वाली, मानसिक स्तर पर घटित होने वाली, मनोवैज्ञानिक स्तर पर घटित होने वाली, उन सब का एक कम्युलेटिव वे में आप पर असर आएगा, आप उससे बच नहीं सकते। यही ह्यूमन प्रोग्रामिंग है, इसी तरह हम सबको डिजाइन किया गया है। वासना के कंटेक्स्ट में बात करें, वासना की खासियत है, अगर हम यूनिट में बात करें, आज 2 है तो कल 4 होगी, कल 4 है तो परसों 8 होगी, परसों 8 है तो उसके आगे 16 होगी। इसीलिए बॉन्डिंग क्रिएट करना, रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, वो सब बहुत जटिल प्रोसेस है, और उसके लिए दोनों तरफ के इंटेंशंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप अच्छी कोई चीज बनाना चाहते हैं, सामने वाला भी अगर वो चाहता है, तभी पॉसिबल है कि हम वो क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप काम करती है, किसी एक व्यक्ति के भरोसे पर पूरा काम नहीं हो सकता, 50-50 वाला ऑफर है। तो आंतरिक तौर पर अपने आप को सेफ गार्ड रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
इसी कंटेक्स्ट में अब हम महात्मा गांधी जी के थॉट प्रोसेस को समझेंगे। अब तक हम रामकृष्ण परमहंस को देख रहे थे, मेधा नाड़ी को समझ रहे थे, नर्व ऑफ इंटेलिजेंस को समझ रहे थे। ब्रह्मचर्य का गोल क्या है? इसका गोल है ब्राह्मण और अटेन अ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। कुछ पर्पस होगा ना, ऐसे तो नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अगेन वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं कि कैसे स्टार्ट होगा, डायरेक्शन क्या होगा, स्लो वे में आगे कैसे बढ़ेंगे, बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, मन कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, दिमाग कैसे रेस्पॉन्ड, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। इतना आसान नहीं होता। जो लोग वहां तक गए हैं, जिन्होंने अटेन किया है, वो जानते हैं। और पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि आप किसी भी चीज को अचीव कर लेंगे। एनीवेज, तो पर्पस क्या है, गोल क्या है? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन गोल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन अटेन करने के लिए चाहिए ऑल राउंड सेंस कंट्रोल एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ गैदर्ड एनर्जी। अब यहां पर सेंस कंट्रोल करने की बात कही गई। अगेन मैंने वही कहा कि इतना आसान नहीं होता किसी भी ब्रह्मचर्य को अटेन करना या वैसी एक दिनचर्या या शैली को अपनाना। सारे सेंसेस को कंट्रोल करने का मतलब है अपनी खान पान संबंधी आदतें, अपनी बातचीत संबंधी आदतें, अपने आचार विचार व्यवहार संबंधी आदतें। हर आदत को जब सही से स्क्रूटनाइज किया जाएगा और उस हिसाब से कन्वर्ट किया जाएगा, तब आप एक हाईएस्ट लेवल को अचीव कर पाएंगे। लोग क्या कहते हैं कि मन हम गंदा रखेंगे, विचार हम गंदे रखेंगे, मलिनता और कलमश लेकर चलेंगे, तामसिक जीवन जिएंगे और उसके बाद हमको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मिल जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। प्रकृति को आप धोखा नहीं दे सकते। किसी भी कीमत पर जो नियम है उनको बाईपास नहीं किया जा सकता। वो नियम वैसे के वैसे बने हुए हैं। और यहां पर किसी भी तरह की चीटिंग का कोई स्कोप नहीं होता है। तो सारे सेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है और लविंग सर्विस की बात कही गई, सेवा भाव। वो नहीं कि ये उस सर्विस की बात नहीं कर रहा कि हमने सर्विस दी है तो अब भुगतान होगा। हम सर्विस सेक्टर की बात नहीं कर रहे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर नहीं। हम बात कर रहे हैं सेवा भाव कि मन में सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव क्यों होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। समर्पण क्या है? झुकाव होना चाहिए। झुकाव क्या है? सिर्फ अपने शरीर को ऐसे झुका देने से समर्पण नहीं होता, मन को झुकाना पड़ता है। और जब आपको लगता है कोई व्यक्ति आपसे बेहतर है, कोई टीचर हो सकते हैं या कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाले हो सकते हैं, कोई भी, जो भी आपको लगता हो कि आपकी फील्ड में कोई अच्छे हैं या आगे हैं, तो आप अल्टीमेटली उनके सामने नतमस्तक होने लगते हैं। क्यों होते हैं? सिर्फ उसका यही रीजन। महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि जो ब्रह्मचर्य है वो अच्छा है किसी भी व्यक्तिगत के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। यहां पर एनिमलिस्टिक पैशन को कंट्रोल करने की बात कहा गया है। अगेन वही जो टेंडेंसीज हैं हमारे अंदर। क्या डिफरेंस है एक इंसान और जानवर के बीच में? इंसान के पास भावनाएं होती, इंसान के पास संवेदनशीलता होती। इंसान किसी को चोट पहुंचाने से पहले, अगर इंसान है,
क्योंकि आधे लोग इंसान भी नहीं है, इंसानियत तो दूर की बात है। इंसान जब किसी को हर्ट करता है तो उससे पहले उसे पता होता है कि दूसरे को भी चोट लगेगी, और अगर आपको पता है कि सामने वाले को चोट लगेगी और फिर भी आप वही एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो बस इसी को कहते हैं एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज। इसी की बात कही गई है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल इसलिए नहीं कि दूसरे को हर्ट होगा कि नहीं होगा, कंट्रोल इसलिए कि इससे आप खुद में एक बेहतर इंसान बनते हैं। खुद के नियंत्रण की बात कही गई है। साथ में सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की बात कही गई है। यहां लोग क्या समझते हैं कि केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कही गई है। लोग ब्रह्मचर्य को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साइमल्टेनियस लेकर के चलते हैं और केवल उसके संदर्भ में बात करने लगते हैं, जबकि ऐसी बात है ही नहीं। हमें अपने सभी सेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है। He who attempts to control only one organ and allows all the others free play is bound to find his effort futile। कि पता चला आपने केवल एक सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की और बाकी सारे सेंसेस से आप वैसे ही जो भी दुनियावी संसारी चीजें हैं उनमें आप रत हैं, तो अल्टीमेटली आपका जितना भी प्रयास है वो पूरा का पूरा व्यर्थ चला जाएगा। अगेन, आप कानों से क्या सुनते हैं और आंखों से क्या देखते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक पर हम बात करते हैं। इसीलिए जो कहा गया कि संगति का असर सबसे बड़ा होता है। आपके आसपास जो लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। कानों के माध्यम से ही आपको भड़काया जा सकता है, कानों के माध्यम से आपके मन में जहर खिसकाया जा सकता है, कानों के माध्यम से आपसे सही होता हुआ निर्णय गलत कराया जा सकता है, आपके डिसीजन मेकिंग को चेंज किया जा सकता है, कानों के माध्यम से ही उत्थान या पतन का रास्ता तय किया जा सकता है। इसीलिए आपके आसपास सही लोगों का होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर गलत लोग भी हैं तो खुद पर इतना नियंत्रण हो कि आप कानों से होकर के जाने वाली बातों की प्रामाणिकता की जांच कर सकें। अन्यथा लोग जानबूझकर एक तरह की घेराबंदी करते हैं जिससे कि किसी भी तरह की नई सूचना आप तक ना पहुंच पाए, और चूंकि आप तक नई सूचना नहीं पहुंच पाएगी तो आप अल्टीमेटली बाउंड हो जाएंगे एक लिमिटेड दायरे में डिसीजन लेने के लिए। ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अगेन, साइट्स और आईज। क्योंकि हम सब डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, हमें पता ही नहीं है हम कौन सी फेक न्यूज सुन रहे हैं या क्या फेक देख रहे हैं। आजकल अपीयरेंसेस से लेकर के हर एक चीज एक अलग ढंग से प्रेजेंट की गई है। तो ये पता कर पाना कि अगर कोई व्यक्ति आपको एक वीडियो भी दिखा रहा है, अब वो वीडियो ओरिजिनल है या एआई से बना है, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बुरा महसूस कराना चाहता है, तो वो कोई एक वीडियो बना करके लेकर के आ जाए, जो भी आपकी किसी दोस्त का हो सकता है या किसी और का हो सकता है, और वो आपको प्रेजेंट कर दे। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी आने वाले समय में कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो वीडियो है ये एआई का है या रियलिटी का है। लेकिन मन में तो गंदगी चली गई, इंटर कर गई। अब डिपेंड करता है कि आपका विजडम किस लेवल का है कि आप उससे लड़ पाएंगे या नहीं। विवेक एकमात्र रास्ता है जो किसी भी रास्ते को तय करने में मदद करेगा। और जानबूझ करके आजकल जितनी भी वेब सीरीज हैं, मूवीज हैं, उनमें इस तरह से चीजों को प्लांट किया जाता है कि वो एक सर्टेन लेवल पर बॉडी को लस्ट के दायरे में शिफ्ट कर सके। उन चीजों को क्रिएट ही इस ढंग से किया जा रहा है। तो ऐसे में अपने को बचाए रख पाना, और लगातार चाहे वो कोई सोशल मीडिया साइट्स हो या कहीं पर भी हो, चाहे वो एमएमएस हो, चाहे किसी के पर्सनल वीडियोस हो, चाहे वो प्रोफेशनल वीडियोस हो, पूरी तरह से मार्केट भरा पड़ा है ऐसी ही चीजों से। ऐसे में अपने विवेक और संतुलन को बनाए रख पाना भी एक चुनौती है, क्योंकि वो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में आप तक भेजा जा रहा है। गलती से कुछ भी नहीं आ रहा, वो एक पूरा एल्गोरिदम है, एक पूरा पैटर्न है,
उसके पीछे पूरा वेस्टर्न मार्केट है। उस इन्फ्लुएंस के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं कि आप वैसा देखें, आप वैसा सोचें। सब कुछ देखते हुए भी अपनी सोच को सही रख पाना एक सबसे बड़ी चुनौती बनना शुरू हो गया है। ऐसे में ही जो डिल्यूजनल माइंड के लोग हैं या जो वीक माइंड के लोग हैं, अभी जो हमने बात की कि अगर आपका माइंड मजबूत नहीं है और आप वीक हैं इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल स्टेमिना, तो आप बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे या गलत डिसीजन ले बैठेंगे, क्योंकि उन चीजों को मार्केट के थ्रू इस ढंग से डिजाइन ही किया गया है कि आप उनमें फंस जाएं। स्टिमुलेटिंग फूड विथ टंग, अगेन खान पान का बहुत बड़ा एक हिस्सा इसमें तय होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपको शरीर की एक स्थिति में साधना पड़ता है जिसके माध्यम से आप अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकें। इसीलिए लोग एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य की बजाय फिर गृहस्थ में शिफ्ट होने लगते हैं। अलग अलग उसके वेरिएशन है, अभी हम नहीं जाएंगे कि सेज कब, मॉन्क कब और क्या कैसी सिचुएशंस है, बट एब्सोल्यूट लेवल पर जाना क्रिटिकल होता है क्योंकि उसमें नियमों का जो बंधन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की वकालत की है कि दोनों के मध्य में रहने की जरूरत है। अपने हाथों से एक्साइटिंग चीजों को टच नहीं करना और किसी भी तरह के टेम्पटेशन से दूर रहना। जैसे मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट में बात करें, फीमेल ने अपनी आजादी का मतलब, अपनी फ्रीडम का मतलब, बॉडीली फ्रीडम का मतलब ये लगाया कि हमें रिवीलिंग आउटफिट पहनना चाहिए या फिर अपीलिंग आउटफिट पहनना चाहिए। अपीलिंग किसके लिए? फॉर द मेन सोसाइटी। रिवीलिंग किसके लिए? टू गेट द वैलिडेशन फ्रॉम द मेन सोसाइटी। और इस पूरे प्रोसेस में अगर एज अ विमेन कोई विमेन कॉन्फिडेंट है अपनी एजुकेशन और इंटेलिजेंस को लेकर के, तो उसे अपनी लाइफ में कभी भी अपीलिंग और रिवीलिंग क्लोथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट बिकॉज शी इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ। और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते खुद को लेकर के, तो आप एक वैलिडेशन सोसाइटी से मांगते हैं, एक लार्जर ऑडियंस से आप किसी तरह का वैलिडेशन चाह रहे होते हैं जिससे कि वो अप्रूव करें कि आप भी कुछ हैं। ये चीज मेन के कंटेक्स्ट में लागू नहीं होती, लेकिन विमेन के कंटेक्स्ट में लागू होती है जब वो रिवीलिंग और अपीलिंग आउटफिट्स की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी से वैलिडेशन मांग रहे हैं, और वैलिडेशन मांगने का मतलब है कि खुद के लेवल पर कहीं ना कहीं इंफीरियर फील कर रहे हैं या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा होता है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कहीं ना कहीं विमेन बॉडीली सेंट्रिक हो जाती है। बॉडीली सेंट्रिक होने की वजह से आप अपने इंटेलिजेंस नर्व पर नहीं काम करते, जो आपका हायर स्टेट ऑफ रियलाइजेशन है उससे आप चूक जाते हैं। एज अ विमेन आपका काम लोगों से वैलिडेशन लेना नहीं होता। एज अ विमेन कि जो आपका पीक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है आप वहां तक जा पाए, आप अपनी मेधा नाड़ी को एक्टिवेट कर पाए, वो तभी पॉसिबल है जब कोई विमेन खुद को बॉडी सेंट्रिक होकर के नहीं देखेगी। तो ये अभी भी हमारे समाज के सामने एक चुनौती लगातार बनी हुई है। अगेन अगर हम केवल एक ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, एक ऑर्गन के सेंसेस को, और बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये ठीक ऐसा है कि हम अपने हाथ को किसी गर्म चीज पर या गर्म तवे पर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो नहीं जलेगा। वो बिल्कुल जलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना आग लगी हुई, तो जो आग लगे का मतलब खुद ही को खराब करना है। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा, जो हमारे अंदर जाएगा वही हमसे बाहर आएगा। तो सबसे पहले लेवल पर कंट्रोल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
माइंड इज द रूट ऑफ ऑल सेंसुअलिटी। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि अपनी संगत का ध्यान रखें। अगर किसी को उस चीज की जरूरत है तभी वो चीज लें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, धीरे धीरे आसक्ति होगी, फिर बंधन होगा, फिर मोह होगा, फिर आप बात मानने को बाध्य हो जाएंगे और फिर उनके अनुसार काम करने लगेंगे। तो क्या है माइंड। इस दिमाग तक शब्द कहाँ से आए? वो शब्द डाले गए। जैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं, वो डबल मीनिंग बात करते हैं, लेकिन मैं हमेशा वही परसीव करता हूं जो उसका सही मतलब है। मैं क्यों डबल मीनिंग पर जाऊं? सामने वाला डबल मीनिंग भी करता रहे, लेकिन मेरा ब्रेन इस लेवल पर स्ट्रांग रहे कि मुझे उस चीज का असर ना पड़े। इसीलिए जो माइंड है वो रूट है हर तरह की सेंसुअलिटी का। इसीलिए श्रद्धा का जो मतलब है, फेथ इन वनसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। फेथ इन oneself, faith in divine existence and grace, faith in the scriptures revealed to the sages, faith in one's potentialities and capacity for self realization। यहां पर समझने वाली बात यह है कि खुद पर भरोसा होना, भगवान पर भरोसा होना, और साथ ही उन स्क्रिप्चर्स पे भरोसा होना जो अलग अलग साधु संतों के द्वारा लिखे गए। करंट सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उनका भी अलग मतलब प्रस्तुत कर दिया जाता है, या फिर तोड़ मरोड़ कर उसे ऐसे पेश कर दिया जाता है जैसे कि, या जिन परिस्थितियों में उनका अपना फायदा हो। मतलब स्क्रिप्चर्स को भी अपने फायदे के अनुसार मोड़ देते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से जो सच है वो छूट जाता है, इनका फायदा सामने आ जाता है, फिर ये कहते हैं कि हम रिजल्ट या कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे। सच्चाई ये है कि आप अपने जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उनका जो मतलब है वो अपने अनुसार निकाल रहे हैं, या अपने फायदे के अनुसार उसको लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगेन बॉडी के कंटेक्स्ट में कहा गया है कि हमारी जो बॉडी है वो देवालय है, द एबोर्ड ऑफ द डिवाइन बीइंग। तो क्या आप इस देवालय में गंदगी डालना पसंद करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। शरीर को तीन तरह से देखा जाता है। पहला, ये तुच्छ है, किसी काम का नहीं है। ये जो पहली वाली बात है वो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति शरीर से मुक्त हो पाए, शरीर में न खो जाए। दूसरा है कि शरीर बहुत पवित्र है, मतलब इसे हमें मंदिर की तरह रखना चाहिए और उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। तीसरा, शरीर भोग की विषय वस्तु है। ये जो तीसरे वाली कैटेगरी है वो तामसिक लोगों की है, और इस कैटेगरी के लोग आपको जीवन में सबसे ज्यादा परेशान मिलेंगे। ये अक्सर दिन भर सेक्सुअलिटी की ही बातें करते मिलेंगे, इनके पास और कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो तीन में से पहला और दूसरा डायमेंशन सही है, तीसरा डायमेंशन अपने आप में गलत है। अगेन अगर हम इस पूरे को समराइज करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पीक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अचीव कर पाए, हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा पाए, और मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन को, विचार को पूरी तरह से पवित्र रखें, अपनी भावनाओं को, इसे जानबूझकर गंदा ना करें। जैसे कुछ लोग जानबूझकर खेलते हैं, अधिकांश लोग, ये समाज है तो यहाँ अधिकांश लोग ऐसे हैं। लोग आपके साथ शब्दों से खेलेंगे, वो आपकी भावनाओं से खेलेंगे। इस समाज में इतने फेक लोग मौजूद हैं कि वो आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि वो आप पर मरते हैं, पर एक्चुअल रियलिटी कुछ और होगी। इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये फेक वर्ल्ड है, यहाँ हर तरह के लोग हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा।
यहाँ पर लोग जो आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह सही हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए खुद के मन वचन कर्म पर ध्यान रखना है। साथ ही जो आसपास जो लोग हैं वो ऐसे ना हो, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि ये सिर है उसमें गंदगी डाली गई है, तो आपके आसपास ऐसे लोग ना हो जो आपके दिल दिमाग को गंदा करते हो, आपके मन मस्तिष्क को गंदा करते हो, कलुषित करते हो, कलमश डालते हो। ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो अपना काम निकलवाने के लिए आपको किसी भी तरह से, किसी भी ढंग से, किसी भी दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपने इंटेलिजेंस का सही से प्रयोग कर पाए, गलत लोगों से दूर रहें, जितना यथासंभव है अपने मन वचन कर्म को सही रखें, और ऐसे ही लोगों के संपर्क में आए जो लोग हमें हमारे मनसा वाचा कर्मणा को बनाए रखने में मदद करें, ना कि वो लोग ऐसे हों कि हमें नीचे खींचे, हमें गलत रास्ता दिखाएं, या हम ही को इस्तेमाल करके किसी दूसरे के खिलाफ अपना फायदा उठाएं। ऐसे भी लोग हैं समाज में जो किसी एक का इस्तेमाल करके किसी दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने निजी हित साधने के लिए स्वयं को इस्तेमाल ना करे। तो कंक्लूजन बस इतना ही है कि अपने इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया जाए, सेल्फ रियलाइजेशन को सही से समझा जाए, और अपनी मनसा वाचा कर्मणा के साथ आगे बढ़ा जाए। ना हमारे मन वचन कर्म गंदे हों और ना हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो हमारे मन वचन कर्म गंदे करने का काम करते हैं, जो लगातार हमें नीचे की ओर धकेलते हैं। ऐसे लोगों को या तो लाइफ से रिमूव कर दें, और अगर मजबूरी है ऐसे टॉक्सिक लोगों का रहने का, तो उन्हें केवल लिमिटेड एक्सेस दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो एक लेवल के बाद आगे कुछ भी गलत डिसीजन लेने पर बाध्य ना कर पाए। जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम है, ब्राह्मण तक पहुंचना, ब्रह्म तक पहुंचना, रियलाइजेशन तक पहुंचना, हम उसमें सफल हो पाए और अपने आप को, स्वयं को जान सकें, आत्म साक्षात्कार कर सकें।